भभुआ विधानसभा क्षेत्र 205 की कहानी। राजनीति के शोरगुल से दूर आइए आज एक बहुत ही शांत और डेटा आधारित पोस्टमार्टम करते हैं। बिना किसी पक्षपात के हम सिर्फ आंकड़ों और जमीनी हकीकत के जरिए समझेंगे कि आखिर यहाँ चुनाव के मैदान में असल में हुआ क्या था। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, कोई उम्मीदवार विरोधी पार्टी में जाने के बाद भी चुनाव कैसे जीत सकता है? 2025 के भभुआ चुनाव का ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हमें अक्सर लगता है कि मतदाता पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन भभुआ के आंकड़े एक अलग ही कहानी कहते हैं। यहाँ लॉयल्टी विचारधारा या पार्टी से ज्यादा पूरी तरह से उम्मीदवार के प्रति है। तो आज के इस विश्लेषण में हम 5 चीजों पर बात करेंगे: भभुआ का प्रोफाइल, 2025 के नतीजे, स्पॉइलर इफेक्ट का एनालिसिस, जमीनी कृषि संकट और 2030 के लिए हमारा स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, भभुआ निर्वाचन क्षेत्र का परिदृश्य। कैमूर जिले के इस गहराई से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय सच्चाई को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कैमूर जिले के इस नक्शे पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये हजारों लोगों की आजीविका, उनकी मिट्टी और उनके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। और यही मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, हमारा ये पूरा विश्लेषण हमारे संवैधानिक मूल्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर टिका है। एक जीवंत लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की गरिमा और पूरी जिम्मेदारी के साथ की गई जागरूक सार्वजनिक चर्चा, इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच सबसे ऊपर है। यही हमारे इस डेटा एनालिसिस का आधार भी है। अब इस तुलना को देखिए, सिर्फ 4% शहरी आबादी और 96% ग्रामीण। ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है। भभुआ की असली नब्ज इसके खेतों और गांवों में है। आप इन खेतों की सच्चाई को नजरअंदाज करके यहाँ की राजनीति को कभी डिकोड नहीं कर सकते। सेक्शन 2, 2025 चुनाव परिणाम। चलिए देखते हैं कि ईवीएम के असल आंकड़े हमें क्या बताते हैं। इस ऐतिहासिक डेटा को देखिए। भभुआ की सीट हमेशा से स्विंग करती रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प है भरत बिंद का सफर। 2020 में वो आरजेडी के टिकट पर जीते, फिर 2025 में उन्होंने पाला बदला और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। और कमाल देखिए, उन्होंने अपना जनादेश बरकरार रखा और 41.48% वोट हासिल किए। ये साफ दिखाता है कि यहाँ का वोटर चुनाव चिन्ह से ज्यादा अपने स्थानीय नेता पर भरोसा कर रहा है। और ये जीत का अंतर देखिए, 24,415 वोट, यानी टोटल वोट्स का 12.65%। जब कोई कैंडिडेट पार्टी बदलता है तो इतना बड़ा मार्जिन हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि विपक्षी दल उनके दल बदलने वाले नैरेटिव को काउंटर करने में पूरी तरह से फेल रहे। सेक्शन 3, स्पॉइलर इफेक्ट। स्पॉइलर इफेक्ट की डायग्नोसिस। आखिर वो कौन सा फैक्टर था जिसने इस पूरे चुनावी गणित को पलट कर रख दिया? ये नंबर देखिए, 20.58%। ये वो वोट शेयर है जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने हासिल किया। बीएसपी ने यहाँ एक बहुत ही घातक वोट स्पॉइलर की भूमिका निभाई। इस एक अकेले आंकड़े ने विपक्ष की पूरी बिसात को जड़ से हिलाकर रख दिया। ऐसा क्यों हुआ? कैमूर जिले में अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी करीब 15.5% है। बीएसपी ने इस पूरे वर्ग को बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी तरफ खींचा। नतीजा क्या हुआ? जो एंटी इनकम्बेंसी वोट आरजेडी को मिलने चाहिए थे, वो बट गए। इस बिखराव ने विपक्ष की सारी सोशल इंजीनियरिंग को बेअसर कर दिया। सेक्शन 4, कृषि संकट और शिकायतें। अब थोड़ा ठहरते हैं, राजनीतिक गणित से हटकर उस दर्द को समझते हैं जो यहाँ का आम इंसान रोज झेल रहा है। जमीन पर हालात बेहद गंभीर हैं। भयंकर बेरोजगारी, महाराष्ट्र और पंजाब जाने के लिए मजबूर मजदूर और वो खचाखच भरी ट्रेनें। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये एक जीता जागता और दर्दनाक मानवीय संकट है। दुर्गावती सिंचाई परियोजना जैसी विफलताएं सीधे तौर पर किसानों की कमर तोड़ रही हैं। यही वजह है कि यहाँ 50 से अधिक स्थानीय विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में राजनीति कैसे होनी चाहिए थी? इस खुफिया रणनीतिक कोड पर ध्यान दीजिए। नैरेटिव को जंगल राज से हटाकर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस पर लाएं। अगर विपक्ष कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया जैसे गंभीर जमीनी आंकड़ों पर बात करता है, तो सत्ता पक्ष को अपने असली गवर्नेंस रिकॉर्ड पर जवाब देना ही पड़ेगा। ये पुरानी ध्यान भटकाने वाली राजनीति का एकदम सटीक तोड़ है। सेक्शन 5, 2030 के लिए रणनीतिक ब्लूप्रिंट।
हमने बीमारी और उसके लक्षणों को समझ लिया, अब बारी है एक ठोस नुस्खे की। अगले चुनाव के लिए टैक्टिकल रोड मैप क्या होना चाहिए? हमारे पास 3 बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। स्टेप 1, बीएसपी के खतरे को खुले तौर पर स्वीकार करें। ये अब सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों का सीधा मुकाबला नहीं रहा। स्टेप 2, एक नया चेहरा पेश करें, एक ऐसा युवा, आक्रामक, दलित या अति पिछड़ा नेता जो इस बिखरे हुए एंटी इनकम्बेंसी वोट को फिर से जोड़ सके। और स्टेप 3, संसाधनों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। चुनाव के आखिरी दिनों में कैंपेन फंड सीधे बूथ स्तर के कमांडरों तक पहुंचना चाहिए, न कि सिर्फ जिला मुख्यालयों तक। और आज के डिजिटल युग में ये बहुत अहम है। भभुआ में एक 5 सदस्यीय डिजिटल रैपिड रिस्पॉन्स सेल बनाना जो भ्रामक सूचनाओं को 60 मिनट के भीतर फैक्ट चेक कर सके। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है। हम डेटा की बात कर रहे हैं और डेटा मैनेजमेंट में प्राइवेसी एंड कंसेंट से कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और पूरी जिम्मेदारी के साथ ही हमें ये रणनीतियां अपनानी होंगी। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या भविष्य के चुनावों में ये गहरा कृषि संकट और लोगों की पीड़ा इन मजबूत राजनीतिक और जातिगत समीकरणों को तोड़ पाएगी? क्या सामाजिक आर्थिक वास्तविकताएं बाहुबलियों के प्रति व्यक्तिगत वफादारी पर भारी पड़ेंगी? ये हमारे पूरे राजनीतिक अर्थशास्त्र के लिए सोचने वाली बात है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.